अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी परफेक्ट गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और इसमें से कुछ छोटी स्टोरीज़ हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी स्टोरीज़ हैं जितनी ज़्यादा आज के सेशन में कवर कर सकूं तो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली जो स्टोरी है ये स्टोरी हमें आतिफ साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि अक्सर काम के सिलसिले में इनको अपने फादर के साथ दूसरे शहरों में या मुख्तलिफ सूबों में ट्रैवल करना पड़ता है। तो ऐसे ही 2009-2010 की बात थी और दिसंबर या जनवरी चल रहा था, तो इनको अपने फादर के साथ कराची से इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करना पड़ा। ये बताते हैं कि जब भी हम लोग ट्रैवल किया करते थे तो हमारी कोशिश होती थी कि जो हमारी अपनी गाड़ी है उस गाड़ी में ही हम लोग ट्रैवल कर सकें, क्योंकि जब आप लोगों के पास अपनी गाड़ी मौजूद होती है तो आपको कहीं पे भी रुकने में या कहीं पे भी आराम करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। ये बताते हैं कि हम लोग सक्कर से आगे निकल चुके थे और रात के तकरीबन 12:30 या 1 बजे का टाइम था। पंजाब शुरू होने वाला था और उस दौर में यानी अब से तकरीबन 15 साल पहले अगर आप इस हाईवे की या इस रोड की बात करें तो जितना बेहतर रोड अब हो चुका है उस दौर में इस तरह का रोड नहीं हुआ करता था। खैर, जैसे ही हम खेतों के दरमियान होते हुए पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे तो गाड़ी की लाइट्स के अंदर हमने देखा कि एक औरत जो कि काफ़ी लंबी सी औरत है और बज़ाहिर देखने से 7 या 7.5 फीट के दरमियान उसका कद है, वो अपने सीधे और उल्टे हाथ पे 2 बच्चों के हमरा हाईवे की तरफ यानी रोड पे चलती हुई जा रही है। अब किसी औरत का इतनी रात में 2 बच्चों के हमरा इस सुनसान रोड पे जहाँ पे दूर दूर तक न आबादी मौजूद है न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद है, चलते हुए जाना हमारे लिए बड़ी अजीब बात थी। और उसके बाद ये जो औरत थी ये हद से ज़्यादा लंबी थी और आम तौर पे इतने कद की या इतनी हाइट की जो औरतें हैं वो नहीं हुआ करती। खैर, मैं भी अपने फादर की तरफ देख रहा था और वो भी मेरी तरफ देख रहे थे और हम दोनों एक दूसरे से सवाल करना चाह रहे थे कि आखिर ये मामला क्या है। खैर, इसी दौरानिए में जब हम उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचे या उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गए तो हमने उसके ऊपर या उसके बच्चों के ऊपर गौर करना शुरू किया। इस दौरानिए में जो मेरे फादर थे उन्होंने गाड़ी की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। खैर, जैसे ही हमने मुकम्मल तौर पे उस औरत का या उसके बच्चों का मुआयना किया तो हमने देखा कि ये जो औरत है, इस औरत के साथ साथ इसके जो बच्चे हैं, इन सब के जो पैर हैं वो ज़मीन पे टिके हुए नहीं हैं, यानी कि इनके जो पाँव हैं वो हवा में मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लोग चलने के बजाय हवा में लेविटेट कर रहे हैं। अब इसी दौरानिए में जब मेरे फादर ने इन तीनों के पाँव पे मज़ीद गौर किया तो मेरे फादर बताते हैं कि मैंने उस औरत के पाँव की तरफ जब गौर से देखा तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो मुकम्मल तौर पे उल्टे पाँव हैं, यानी कि रिवर्स फीट हैं। उन पाँव की उंगलियां पीछे की तरफ हैं जबकि उनकी जो एड़ियां हैं वो आगे की तरफ हैं। अब क्योंकि जो हमारे फादर थे वो बड़े दूर अंदेश थे
और उन्होंने चलती हुई गाड़ी में ही इस औरत के पाँव को या इस औरत को पहचान लिया था। लिहाजा उन्होंने मुझसे फ़ौरन से कहा कि जितना ज़ोर से हो सकता है आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करो। उन्होंने ख़ुद भी आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और उसके बाद से उन्होंने गाड़ी को जितना तेज़ हो सकता था भगाना शुरू कर दिया। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि मेरे फादर ने इस गाड़ी को इतनी तेज़ भगाना क्यों शुरू कर दिया है। खैर तकरीबन आधे से पौन घंटे तक वो गाड़ी को भगाते रहे और मुसलसल तिलावत करते रहे। बिला आखिर जब ये पंजाब के अंदर एंटर हो चुके और वहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स या मोटल्स शुरू हुए, तो वहाँ पहुँचने के बाद मेरे फादर ने मुझे बताया कि वो जो औरत थी, जो कि बहुत लंबी सी औरत थी, वो बज़ाहिर दिखने में औरत लग रही थी, लेकिन जब मैंने उसके पाँव की तरफ देखा तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई औरत नहीं है, बल्कि ये एक पिछल पैरी है या एक चुड़ैल है। इसी तरह गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये जैद साहब ने शेयर की है और ये बताते हैं कि ये मौजूदा दौर में कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है उसके करीब रहा करते हैं। ये बताते हैं कि वहाँ पे जो हाईवेज़ मौजूद हैं, उन हाईवेज़ के ऊपर बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं जो मशहूर हैं। और जब भी मैं उस हाईवे पे ड्राइव किया करता हूँ तो मेरे जो फादर हैं वो ख़ास तौर पे मुझे कहा करते हैं कि जब भी तुम उस हाईवे की तरफ निकलो तो कोशिश करो कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो या अपना हिसार कर लो। अब जब भी वो मुझे इस तरह से कहा करते थे तो मैं उनकी हिदायत के मुताबिक वैसे ही किया करता था। लेकिन अभी 2019 और 20 में जब कोरोना अपनी पीक पे था और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा जो वर्ल्ड था वो बंद होने जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता ये जो पाबंदियां थी ये बढ़ती चली जा रही थी, तो उन्हीं दिनों मुझे किसी काम के सिलसिले में कनाडा से अमेरिका जाना था और मेरा जो सफ़र था वो रात को यानी कि 8 या 9 बजे मुझे शुरू करना था और मेरी पूरी कोशिश थी कि एक दिन के अंदर अंदर मैं जाके वापस आ सकूं। अब मैं इसी हवाले से जब रात के तकरीबन 8 या 8:30 बजे निकला तो मैं हाईवे पे बड़ी तेज़ी से गाड़ी दौड़ा रहा था और गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते जब मुझे तकरीबन 2 या 2.5 घंटे गुजर चुके थे तो मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी कि रास्ते में अगर कोई वॉशरूम नज़र आता है तो मैं बाहर निकलूँगा और वॉशरूम से फ्री हो जाऊँगा। खैर मुसलसल जो मेरी निगाहें थीं वो कभी लेफ़्ट साइड पे कभी राइट साइड पे मुसलसल किसी रेस्ट रूम को या किसी वॉशरूम को तलाश कर रही थी। इसी दौरानिए में मैंने देखा कि जो एक्सट्रीम लेफ़्ट है उसके बिल्कुल एंड की तरफ ऐसा लगा कि जैसे कोई लाल कलर के कपड़े पहना हुआ है और लाल कलर के कपड़ों में वॉक कर रहा है। अब क्योंकि ऑलरेडी कोरोना स्टार्ट हो चुका था, निस्बतन पहले के मुकाबले में जो ट्रैफिक था वो ना होने के बराबर था और चारों तरफ मुकम्मल तौर पे सन्नाटा छाया हुआ था। मैं बड़ा हैरान था कि इतनी रात में, इतने अंधेरे में और इतने वीराने में ये कौन है जो अकेला मेन रोड के ऊपर वॉक कर रहा है। जैसे ही मैं उसके मज़ीद करीब पहुंचा तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जो गाड़ी थी उसकी स्पीड को कम से कम करना शुरू किया और जैसे ही मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि ये एक लड़की है जिसने बज़ाहिर रेड कलर का ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ है और देखने से कोई गोरी लग रही है। मैं काफ़ी देर तक उसको ऑब्ज़र्व करता रहा और इसी दौरानी में जब मेरी गाड़ी उसके बिल्कुल बराबर में से उसके सामने से गुजरी तो मेरी नज़र उसकी आंखों के ऊपर पड़ी
मैंने देखा कि उसकी जो आंखें हैं, उनकी जो आई बॉल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। और ना सिर्फ उसकी आई बॉल्स सफ़ेद हैं, बल्कि उसकी जो आंखें हैं, उन आंखों के कोने से ऐसा लग रहा है कि जैसे खून निकल रहा है। अब जैसे ही मैंने उसके ऊपर या उसकी शक्ल पे गौर किया, तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल जैसे ही मेरी गाड़ी उसके सामने से आगे निकली, तो मैंने बैक व्यू मिरर से या साइड मिरर से दोबारा से उसके चेहरे पे या उसकी शक्ल पे नज़र डाली। और जब मैंने दोबारा से उसके चेहरे पे या उसकी शक्ल पे नज़र डाली, तो मुझे यकीन हो चला कि जो मैंने रियल टाइम में देखा था वैसा ही था कि उसकी आंखें यानी कि उसकी जो आई बॉल्स हैं वो सफ़ेद हैं और उसकी आंखों से खून रस रहा है। कुछ देर तक मैं मुकम्मल तौर पे सेंसेस में नहीं रहा था, लेकिन एकदम से मुझे अपने फादर का मशवरा याद आ गया और मैंने फ़ौरन से कुरानी आयत, ख़ास तौर पे आयतुल कुर्सी का जिक्र करना शुरू कर दिया। अब जैसे तैसे ये जो रास्ता था ये मैंने कंप्लीट किया और जब मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा, उस वक्त तक मुझे 103, 104 बुखार हो चुका था। खैर वहाँ पहुँचने के बाद मैं कुछ देर के लिए मस्जिद चला गया और वहाँ पे जो पेश इमाम थे उनसे मुलाकात की, उनको सारा का सारा वाक़या बताया। उन इमाम साहब ने मेरे ऊपर दम दुरूद किया और मुझे ताकीद की कि अब जब आप वापस जाएं तो आप कोशिश करें कि रात के टाइम में ख़ास तौर पे उस एरिया से ना गुजरें। गाइस, आज की ये जो तीसरी स्टोरी है, ये स्टोरी ताबिश साहब ने हमसे शेयर की है और ये जो वाक़या है ये बड़ा ही खौफनाक वाक़या है। ये बताते हैं कि 2017 और 18 में जब पाकिस्तान के अंदर नए नए सॉफ्टवेयर हाउस बनना शुरू हुए थे, तो मैं बफर जोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर हाउस में, जो कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस था, जॉब किया करता था। अब मेरी जो रिहाइश थी वो फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में थी और मुझे अपने ऑफिस जाने के लिए ख़ास तौर पे ये जो 18 नंबर वाला रास्ता है, जिसे आप नदी वाला रास्ता या कब्रिस्तान वाला रास्ता भी कह सकते हैं, वो इख्तियार करना पड़ता था। हालांकि एक लंबा रास्ता भी था, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि जो शॉर्ट रास्ता है या जो मुख्तसर रास्ता है वहीं से जाऊं और वहीं से वापस आऊं। जब तक मैं दिन के टाइम में ऑफिस जा रहा था और दिन के टाइम में वापस आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक दफ़ा जो मेरा पार्टनर था, या आप जैसे मेरा बॉस भी कह सकते हैं, उसने मुझे कहा कि रात के टाइम में अब क्योंकि काम बढ़ता चला जा रहा है, तो रात का जो टाइम है यानी कि रात के 12 से सुबह 8 बजे तक का जो टाइम है, उस टाइम में तुम कोशिश करो कि यहाँ पे आया करो। बाकी जो दिन का काम है वो मैं देख लूँगा। खैर मैंने उसको मना नहीं किया, क्योंकि हम लोग गिरोह कर रहे थे या हमारी जो जॉब थी वो बेहतरी की तरफ गामजन थी। और जैसे जैसे उसने मुझे कहा वैसे वैसे या उसी टाइम पे मैंने जाना शुरू कर दिया। अब रात के टाइम में मैं उसी रास्ते से जाया करता था जिस रास्ते से मैं दिन में जाया करता था। इसी तरह एक रात थी और रात के तकरीबन 12:30 1 बजे का टाइम था। मैंने जैसे ही नदी क्रॉस की, तो नदी क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक कब्रिस्तान आया करता है, जिसे शायद KBR का कब्रिस्तान कहा करते हैं। बहरहाल जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के सामने से गुजरने लगा, तो इत्तेफाक से उस टाइम वहाँ पे न कोई बंदा मौजूद था, न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। मैं तकरीबन आधे कब्रिस्तान के सामने से गुजर चुका था और आधा कब्रिस्तान बाकी था।
इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है। अब पहले मेरी समझ ही नहीं आया कि इतनी रात में इस वीरान कब्रिस्तान में भला कोई मेरा नाम कैसे जान सकता है या कैसे पुकार सकता है। पहले मैंने मुकम्मल तौर पे इसको इग्नोर किया और इसको सिर्फ वहम करार देने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कदम मज़ीद आगे बढ़ाए तो बाकायदा ऐसा लगा कि मेरी अम्मी या मेरी खाला की आवाज़ में किसी ने मुझे पुकारा है। अब जैसे ही मैंने अपनी मदर की या अपनी खाला की आवाज़ को सुना तो मैं एकदम से पलटा। अब जैसे ही मैं पलटा तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान जहाँ पे एक बरगद का दरख्त भी मौजूद है, उस दरख्त के बिल्कुल बराबर में जो मेरी अम्मी हैं वो खड़ी हुई हैं और मुझे देख के मुस्कुरा रही हैं। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी मदर इतनी रात में यहाँ पे भला कैसे आ सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं घर से निकला था तो मुझे खुदा हाफिज करने के लिए गेट तक आई थी। अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि ये जो मामला है ये नॉर्मल मामला नहीं हो सकता। खैर मैं जल्दी से कदमों को बढ़ाते हुए आगे की तरफ या अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। अभी मुझे चलते हुए 3 या 4 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे कि मुझे ऐसा लगा कि पीछे से अब किसी ने मेरे फादर की आवाज़ में मुझे आवाज़ दी है और मुझे शायद मेरे जो फादर हैं वो पीछे से पुकार रहे हैं। अब जब मैंने अपने फादर की आवाज़ सुनी मेरी समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पे इतनी रात में इस कब्रिस्तान में मौजूद हों। खैर पता नहीं मेरे जहन में क्या आया कि मैं ना चाहते हुए भी एकदम से पलटा और जैसे ही मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक बहुत ही लंबा सा तकरीबन 7 या 7.5 फीट का कोई आदमी है जिसने बज़ाहिर ब्लैक कलर की चादर ओढ़ रखी है और उस चादर के दरमियान उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे लाल हैं। उसकी आंखों को देख के ऐसा अंदाज़ा हो रहा है जैसे कि उसकी आंखें नहीं हैं बल्कि कोई 2 शोले हैं या 2 अंगारे हैं जो उसकी आंखों की जगह पे मौजूद हैं। बहरहाल इस आदमी को देख के मुझे अंदाज़ा हो चुका था बल्कि यकीन हो चुका था कि शायद ये जो मखलूक है ये कोई छलावा है या फिर शेप शिफ्टर है। अब जो भी आयत मुझे आती थी मैंने मुसलसल उनका जिक्र करना शुरू किया और जैसे तैसे बचते बचाते इस कब्रिस्तान से आगे निकल आया। अब जैसे ही मैं कब्रिस्तान से आगे निकला तो कब्रिस्तान से आगे निकलने के बाद जो मेरा ऑफिस था वो तकरीबन 15 या 20 मिनट के रास्ते पे मौजूद था। लेकिन आप यकीन करें कि ये जो सफ़र था जो 15 या 20 मिनट का सफ़र था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि 20-25 मिनट का नहीं बल्कि 20-25 घंटों का सफ़र है और हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ या सेकंड के साथ मेरी जो तबीयत थी वो ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही थी। खैर जैसे तैसे गिरता पड़ता अपने आप को संभालते हुए जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे 103 या 104 बुखार हो चुका था। ऑफिस में काफ़ी देर तक बैठा रहा और जब मुझे लगने लगा कि मैं काम नहीं कर सकता तो हमारा एक एम्प्लॉई था या आप समझ लें कोलीग था, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई ज़रा कोई रिक्शा या टैक्सी मंगवा लो और जो मेरा घर है मुझे वहाँ पे छोड़ आओ। खैर वो बेचारा जल्दी से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद एक टैक्सी को अपने साथ लेके आ गया। मैं टैक्सी के अंदर बैठा और टैक्सी के अंदर बैठने के बाद मैंने उसको कहा कि मेरा घर यहाँ पे मौजूद है, जितना जल्दी हो सकता है आप मुझे मेरे घर पहुँचा दें। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब मैं अपने घर के करीब पहुँचा तो जैसे ही
मैं गाड़ी से या टैक्सी से उतरने वाला था तो एकदम से जो मेरी नज़र थी वो गली के कोने की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि वही आदमी जो अभी कुछ देर पहले या कुछ घंटों पहले मुझे कब्रिस्तान के अंदर नज़र आया था, वही आदमी हमारी गली के कोने पे खड़ा हुआ है। खैर, मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते घर के अंदर एंटर हो गया। मैं तकरीबन 7 से 8 दिन तक शदीद बीमार रहा और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि इस शॉर्टकट वाले रास्ते से कभी भी ऑफिस नहीं जाऊंगा। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सब की फैमिलीज़ को, आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, कामयाबी दे और हम सब के लिए आसानी फरमाए। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।